मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कड़ी में आज हम लोग शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो नींव डाली थी किसने? बाबर ने। उसका अध्ययन किया। फिर बाबर के बाद में उसका पुत्र हुमायूं आता है। हुमायूं जो कि लातें खाता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, भगा दिया जाता है। किसके साथ? कौन भगाता है? शेरशाह सूरी। तो सूरी बीच में सूरवंश की स्थापना करता है 1540 से, और 1555 तक सूरवंश रहता है। 1545 तक तो वैसे शेरशाह सूरी राज करता है, लेकिन उसके जो है खानदान के लोग, पुत्र और पौत्र लोग जो है 1555 तक शासन करते हैं। और उसके बाद पुनः जो है हुमायूं आता है। उसके बाद में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर 1556 में कौन राजा बनता है? अकबर। और अकबर ही एक तरीके से पूरे सल्तनत को, पूरे साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करता है और भारत को जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। और उसके बाद में अकबर का पुत्र जहांगीर, सलीम, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो 1527 तक शासन सत्ता पर रहता है, 1527 में मृत्यु तक। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे उसके पुत्र शाहजहां का, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, हाँ, जो कि मूल नाम क्या था? खुर्रम। और उसका एक पुत्र था खुसरो, जो बचपन से ही क्या कर रहा था? विद्रोह कर रहा था, शुरुआत से ही, क्योंकि वो बढ़ोतरी में तो राजा बना था, इसलिए जो है उनके बच्चों को लग रहा था कि हम राजा बन पाएंगे या नहीं, तो इसलिए जो है विद्रोह कर रहा था खुसरो। तो आज हम लोग खुर्रम की बात करें। देखो, इतिहास कुछ पात्रों पर निर्धारित होता है। मतलब ऐसे विजुलाइज करो, पात्रों को आप समझ जाओगे तो इतिहास आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से फिल्म में दिखाया जाता है, कुछ पात्र होते हैं और वो पात्र मिल करके एक फिल्म की रचना करते हैं, तो उसी तरीके से हिस्ट्री भी कुछ पात्रों पर निर्भर करता है। हमने देखा कि पात्र बदलते रहते हैं। अकबर के समय कुछ पात्र रहते हैं, हुमायूं के समय कुछ पात्र रहते हैं, और जहांगीर के समय कुछ पात्र रहते हैं। और उसके बाद में आज हम लोग शाहजहां के कार्यकाल में देखेंगे, कुछ पात्र पुराने चले जाते हैं और कुछ पात्र बदल जाते हैं। जैसे अकबर के समय प्रमुख पात्र क्या था? अकबर तो था ही, और बैरम खां रहा है बीच में, ठीक, और उसमें पर्दा नशीन शासन में महामनगा रही हैं। तो इन पात्रों को आप याद रखोगे ना, तो इतिहास बहुत रोचक हो जाएगा। अब हम लोग इसमें कुछ पात्र हैं, इनको देखेंगे। जैसे पात्र मतलब किरदार, जैसे मुख्य तो शाहजहां है, जो खुर्रम नाम से जाने थे, बचपन में इनका नाम क्या था? खुर्रम। और इनके अगर माता पिता की बात करें तो पिता कौन थे? सलीम, जहांगीर। और माता कौन थी? माँ थी, वो कौन थी? जगत गोसाई थी, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक। और जन्म होता है 5 जनवरी, जो कि मेरा भी बर्थडे है, 5 जनवरी 1592 को जन्म होता है। 5 जनवरी खुर्रम का जन्म होता है 5 जनवरी 1592 को। और माता पिता जो है बता ही दिया, जहांगीर और जगत गोसाई। और इसके अलावा इसकी शादी, कई शादियां होती हैं, जिसमें 1612 ईस्वी में एक शादी होती है अर्जुमंद बानो बेगम से। किससे होती है? अर्जुमंद बानो बेगम से, जो किसकी पुत्री थी? आसफ खां। आसफ खां की बहन कौन थी? नूरजहां। और नूरजहां जो है एक जुंटा गुट से संबंधित थी। किस गुट से? जुंटा। और जुंटा गुट में कौन शामिल था? आसफ खां शामिल था। तो यही अर्जुमंद बानो बेगम बाद में मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। तो ये ध्यान रखना, इसका पूरा नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक। और इसके अलावा इसमें कुछ और जो है पात्र हैं, जैसे दाबर बख्श है, शहरयार है, दारा शिकोह है, औरंगजेब है, मुराद है, शाह शुजा है। और ये दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा, ये सब किसके पुत्र थे? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम के। वैसे शाहजहां ने कई शादियां की थी, जैसे इसके पहले के मुगल शासक शादी करते आ रहे थे,
उसी तरीके से शाहजहां ने भी कई शादियां की थी, लेकिन प्रमुख पत्नी कौन थी इसकी? अर्जुमंद बानो बेगम से, और इससे ये बेइंतहा प्रेम करता था। इसकी शादी होती है 1612 ईस्वी में, और 1631 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम मर जाती है। और 1612 से लेकर 1631 तक जो है अर्जुमंद बानो बेगम से 14 पुत्र और पुत्रियां जो है जन्म लेते हैं। 14 बच्चियां पुत्र पुत्रियां से मिला करके कितने जन्म लेते हैं? 14 जन्म लेते हैं। अर्थात आप कह सकते हो मुमताज महल जो है प्रत्येक वर्ष एक बच्चे को जन्म दे रही थी, प्रत्येक वर्ष। भाई 1612 से 1631 तक जीवित रही, प्रत्येक वर्ष जो है एक बच्चे को जन्म देती थी। नहीं कि फैक्ट्री थी एक तरीके से, पूरी बच्चों को जन्म देने वाली फैक्ट्री। कितना आप इससे पता लगा सकते हो कितना प्रेम करता था जहांगीर जो है, वो जो है शाहजहां इससे, अर्जुमंद बानो बेगम से। तो अब इसके जीवित पुत्रों में सिर्फ 7 बच्चे हैं, जिनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। वही इतिहास में प्रमुख किरदार हैं। दारा शिकोह जो ज्येष्ठ पुत्र था, और पुत्री जहांआरा जो कि ज्येष्ठ पुत्री थी। ये दारा शिकोह चूँकि एक सहिष्णु व्यक्ति था, बहुत ही ज्ञान जो है, इसको काफ़ी ज्ञान था। इसने जो है संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, कई किताबों का जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी किया, बहुत अध्ययन किया था इसने, दारा शिकोह ने। और इसके अलावा औरंगजेब, कट्टर राह जो बाद में शासक बनता है, मुराद बख्श था, शाह शुजा थे, ये इनके 4 पुत्र थे। किसके? जो जीवित बचे हुए थे, मुमताज के। और पुत्रियों में जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये 3 पुत्रियां थीं जो जीवित बची थीं। तो इस तरीके से ये जो है मुमताज महल के घराने हैं। और जो दावर बख्श था, दावर बख्श खुसरो का जो है पुत्र था। किसका पुत्र था? खुसरो का। अभी इतिहास में इसका भी आएगा जिक्र। और शहरयार जो है, शहरयार से जो है नूरजहां अपनी पुत्री की शादी करती है ना, शहरयार नूरजहां अपनी पुत्री, किसकी, कौन पुत्री थी? एक जो पहले से आई थी, शेर अफगन की जो है विधवा थी ना नूरजहां। किसकी विधवा थी? शेर अफगन की। और उससे पहले से ही जो है पुत्री जो है जन्म लेकर के आती है। कौन, क्या नाम था उसका? लाडली बेगम। तो लाडली बेगम की शादी किससे करती है? वो शहरयार से। तो इसकी तरफ झुकाव रहेगा नूरजहां का शहरयार की तरफ, तो एक ये भी पात्र है। और इसके अलावा जो है खाने जहां लोधी, जुझार सिंह और कुछ पुर्तगालियों का यहाँ रोल शुरू हो जाता है। मुर्शीद कुली खां, मीर जुमला, उस्ताद अहमद लाहौरी, ईसा खां, हमीद अहमद और बादल खां, कविंद्राचार, लाल खां, कलीम, ये सब कुछ किरदार हैं इस कहानी में। अब हम लोग इन किरदारों को जोड़ते हुए इतिहास को शुरू करेंगे, शाहजहां के इतिहास को। तो शाहजहां के जन्म की बात हो चुकी है, और उसके विवाह की बात हो चुकी है, और उससे प्राप्त जो है पुत्र और पुत्रियों की बात हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे शाहजहां के प्रारंभिक जीवन की। जब शाहजहां शासक बना था, देखो यहाँ गैप मिलता है। 1627 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय शाहजहां जो है आगरा में नहीं था। मृत्यु के समय शाहजहां कहाँ था? दक्षिण में था। दक्षिण में था, उसको दक्षिण की सूबेदारी दी गई थी ना, दक्षिण अभियान उसने ही किया था। हम देखते हैं कि ज़्यादातर दक्षिण अभियान शासक जो है अपने राजकुमारों की सहायता से या फिर किसी सेनापति की सहायता से करते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण अभियान कौन करता है? मलिक काफूर करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, याद रखना है। तो इस तरीके से जो है जहांगीर के समय दक्षिण अभियान कौन करता है? उसका पुत्र खुर्रम। और अहमदनगर के अभियान के बाद ही जो है उसको उपाधि दिया जाता है शाहजहां की। तो ये क्लियर हो गया। मलिक अंबर जो कि दक्षिण भारत का क्या कहलाता है? टोडरमल। उसने टोडरमल की व्यवस्था को दक्षिण भारत में लागू किया था। तो उसका जो है उसके खिलाफ जो है वो करके युद्ध करके और उसे जो है अहमदनगर को अपने जो है मुगल सल्तनत में मिला देता है। तो तभी से उसका नाम, उसकी उपाधि पड़ जाती है शाहजहां। अब शाहजहां जब दक्षिण में जो है दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था उस समय, तो होता क्या है कि यहाँ पर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर की मृत्यु के साथ ही सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका जो योग्य पुत्र था शाहजहां वो था नहीं वहाँ पर। तो नूरजहां चाहती है कि उसका दामाद राजा बने, शहरयार ही उसका दामाद था। शहरयार को नूरजहां चाहती कि दामाद हमारा जो है, जो हमारी लाडली बेगम का हस्बैंड है, वो क्या बने? राजा बने। और यहाँ पर आसफ खां इस पात्र में कहीं बैठा हुआ है। आसफ खां भी अभी है जो नूरजहां का भाई है, जुनता गुट से संबंधित था।
तो आसफ खान ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? खुर्रम से, शाहजहां से। अर्जुमंद बानो बेगम इसी की तो पुत्री थी आसफ खां की। तो ये चाहता था कि हमारा दामाद जो है शासक बने। तो यहाँ पर जो है अब षड्यंत्र चलता है, ये शहरयार को जो है बनाना चाहती है। तो उसी दौरान आसफ खां क्या करता है, आसफ खां जो है डाबर बख्श को बादशाह घोषित कर देता है। डाबर बख्श जो कि इसका क्या नाम है, जो उसका बड़ा पुत्र था जिसने विद्रोह किया था, खुसरो, इसको भी लिख लेते हैं, खुसरो का जो एक पुत्र था डाबर बख्श, इसको तुरंत आनन फानन में क्या घोषित करता है, राजा। कौन? आसफ खां। और दक्षिण भारत में सूचना भिजवाता है अपने दामाद के पास, जो सूबेदार था दक्षिण का, खुर्रम के पास, शाहजहां के पास, कि यहाँ पर राजा की मृत्यु हो गई है और शहरयार को राजा बनाने के लिए नूरजहां प्रयासरत है। लेकिन मैंने जो है षड्यंत्र करके डाबर बख्श को बादशाह बना दिया है और अब आपकी क्या आज्ञा है, आप आइए, आप तुरंत जो है राजा बनिए। इसलिए आप गैप देखते हो, 1627 में मृत्यु होती है और शाहजहां 1628 ईस्वी में शासक बनता है, राजा बनता है। तो तुरंत कहानी क्या होती है कि ये दक्षिण भारत से चलता है और रास्ते में लाहौर में आकर के शहरयार की हत्या करता है। तो एक को तो निपटाता है, शहरयार जो दावेदार था, और उसके बाद में उसको आसफ खां को सूचना कर देता है कि तुम तुरंत जितने भी राजघराने के लोग हैं, डाबर बख्श सहित जितने भी जो है अधिकारी हैं, राजा बनने के दावेदारी हैं, राजा के जो है कुनबे से संबंधित, सबको क्या कर दो, मार दो। अपने ससुर से खुर्रम कहता है। तो इस कड़ी में आसफ खां ने डाबर बख्श को मारा और इसके अलावा जितने भी मुगल जो है खानदान से संबंधित थे, जो दावा पेश कर सकते थे कि मैं बादशाह बनूंगा, सबको क्या कर देता है, मार देता है। और उसके बाद में 4 फरवरी को 1628 को शाहजहां आगरा पहुंच करके और अपनी ताजपोशी करवाता है। बहुत भयंकर जो है, बड़े लंबे चौड़े नामों से, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरन सानी, इतने लंबे जो है पदवी के साथ शासक कौन बनता है, शाहजहां। अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरन सानी। तो किरन सानी याद रखना है, प्रश्न यहाँ से आता है, किरन सानी उपाधि से शासक कौन बनता है, शाहजहां बनता है। ठीक, तो अब यहाँ पर इसने जो है अब राजा बन गया। प्रारंभिक जीवन में इसकी कुछ कठिनाइयाँ थी, इसके बाद में ये शासक बन जाता है। इसीलिए आपको गैप दिखाई देता है, 1627 के बाद 1628 में शासक बनता है, नहीं तो तुरंत 2-3 महीने में ही ताजपोशी हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ गैप बीच में जो है कुछ समय तक डाबर बख्श भी शासक रहा है, 2-3 महीने तक। कौन शासक रहा है, डाबर बख्श, खुसरो का पुत्र, जिसको आसफ खां बनाता है। तो अब यहाँ पर देखो, शासन सत्ता संभालने के बाद में क्या शुरू होता है, कुछ विद्रोह शुरू होते हैं और इसके अलावा जो सल्तनत बनाकर गए हैं दादा बाबा, उनको संभाल कर रखना है। तो उन्हें संभालने के लिए उन पर दबिश डालना जरूरी है। भाई दक्षिण भारत हमेशा जो है मुगलों के लिए क्या रहा है, चुनौती रही है, और राजपूत शासक चुनौती रहे हैं। तो यहाँ पर राजपूत तो ऑलरेडी जो है जहांगीर ने पूरी तरीके से जो है अपने कब्जे में कर लिया था। तो राजपूत चुनौती नहीं यहाँ पर जो है बन करके उभरते हैं, बल्कि कुछ जो है जैसे बुंदेलखंड का शासक था जुझार सिंह बुंदेला, एक पात्र मैंने बताया था, कौन, जुझार सिंह बुंदेला। और खाने जहां लोदी, ये दक्षिण भारत में तो सबसे पहला जो विद्रोह होता है इसके जो है शासनकाल में, वो कौन करता है, खाने जहां लोदी 1628 ईस्वी में इसके शासक राजा बनते ही क्या करता है, विद्रोह। ये हालांकि था मुगल का ही एक अधिकारी था, मुगल सल्तनत का ही एक अधिकारी था, जो कि दक्षिण भारत जो है इसको सूबेदारी दी गई थी उस समय। और ये क्या करता है कि दक्षिण भारत पर जो है उसको स्वतंत्र करना चाहता है। दक्षिण भारत के जो दक्कन के राज थे उनको जीत करके, और वो मुगल से क्या होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था। तो उसने विद्रोह कर दिया। तो इसके विद्रोह को दबाया गया 1628 से 1600 जो है 3-4 साल तक, 31 तक जो है ये वहाँ विद्रोह करता है। तो इस विद्रोह को दबाया जाता है खाने जहां लोदी की। और इसके अलावा जो है जुझार सिंह बुंदेला जो है, ये वीर सिंह बुंदेला जो था जहांगीर का विश्वस्त व्यक्ति था, वीर सिंह बुंदेला, जिसने जहांगीर के कहने पर किसकी हत्या की थी, अबुल फजल की हत्या की थी ना, वीर सिंह बुंदेला। तो उसी का पुत्र था जुझार सिंह। हालांकि ये लोग जो है राजा के बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति थे, लेकिन बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड ये वाला क्षेत्र है आपका, यहीं पर जुझार सिंह बुंदेला जो है यहाँ का राजा था।
और राजा कैसे थे, मुगल सल्तनत के अधीन हुआ करते। मैंने बताया ना कि ये लोग मनसब व्यवस्था चलाकर अकबर ने शुरू की थी, मनसबदारी व्यवस्था। तो एक तरीके से राजा या मनसब हुआ करते थे। तो जुझार सिंह ने भी जो है सोचा कि जो है मैं जो है स्वतंत्र हो जाऊं, मुगल सल्तनत से स्वतंत्र हो जाऊं। तो ये भी बगावत करता है जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला बगावत करता है, लेकिन इसके बगावत को भी दबा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये दो प्रमुख विद्रोह होते हैं, खाने जहां लोधी और जुझार सिंह बुंदेला के। और इसके अलावा जो दक्कन का अभियान है, दक्कन के अभियान के अंतर्गत यहाँ पर याद रखना है आपको औरंगजेब को 2 बार सूबेदारी दी गई, दक्कन की 2 बार सूबेदारी की। दक्कन में कौन कौन थे, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका बरार वगैरह, खानदेश, ये सब क्या थे, दक्कन भारत के राज्य थे जो मुगल सल्तनत के अधीन हुआ करते थे, किसी न किसी तरीके से अधीन हुआ करते थे हर शासकों के समय। तो यहाँ पर जो है औरंगजेब को क्या नियुक्त किया जाता है, सूबेदार। औरंगजेब को सूबेदार नियुक्त किया था। तो 2 बार सूबेदारी मिलती है। पहली बार 1638 से लेकर के 1644 तक, 1638 से लेकर के 1644 तक औरंगजेब यहाँ का क्या रहता है, सूबेदार रहता है। और उसके बाद दोबारा 1652 से लेकर के और 1658 तक, 1652 से लेकर के 1658 तक, तो 2 बार सूबेदार रहता है। तो आपको डेट नहीं याद रहे कोई बात नहीं, डेट से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि औरंगजेब राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार रहा, दक्कन का। कहाँ का, दक्कन का। तो अहमदनगर, गोलकुंडा, इनका जो है क्या रहा, सूबेदार रहा। इसी दौरान जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा में एक जो है मीर जुमला नामक एक व्यापारी रहता है। मीर जुमला नामक एक व्यापारी रहता है जो कि मोस्टली कुछ समय तक जो है हीरे के व्यापार जो होते हैं उससे संबंधित रहता है। तो इसके हाथ जो है गोलकुंडा में ही एक हीरा था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा मीर जुमला के हाथ लग जाता है। किसके हाथ, मीर जुमला के। और मीर जुमला कोहिनूर हीरा को शाहजहां को सुपुर्द कर देता है। और शाहजहां जो है आगरा में जो आगरा में लाल किला था, लाल किला में ही दीवाने खास है। क्या है, दीवाने आम है। दीवाने आम और दीवाने खास है, 2 हैं, दीवाने आम और दीवाने खास, जिसको अकबर ने बनवाया था। लेकिन दीवाने आम को तोड़वा करके संगमरमर का बनवाता है कौन, शाहजहां। और उसी में एक सिंहासन बनवाता है जिसका नाम है मयूर सिंहासन। कौन सा सिंहासन, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। तो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कौन बनवाता है, शाहजहां। अब उस मयूर सिंहासन में जो मीर जुमला द्वारा प्राप्त कोहिनूर हीरा था उसे जड़ता है। तो बादल खाने बनाया था, तख्ते साहब, बादल खां ने बनाया था। बनाने वाला कौन था, बादल खां। और बनवाया किसने था, शाहजहां ने। राजा बादशाह कौन था, शाहजहां। बादल खां ने डिजाइन किया था, उसको बनाया था। मयूर के तरीके से पीछे जो मतलब उसका टेक लगाने का जो वो था वो मयूर की भांति बनाया गया था, मोर की भांति बनाया गया था। इसीलिए इसको कहा गया मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। इसको कहा गया तख्ते ताउस। बहुत सुंदर था। तो नादिर शाह जब भारत आक्रमण करता है तो इसे उठा ले जाता है, तभी हीरा पहुंच जाता है नादिर शाह के पास। हीरा की बड़ी मतलब ये हमारे जो हीरा है कोहिनूर हीरा, इसकी बहुत विचित्र कहानी। एक दिन मैं कोहिनूर हीरा की पूरी कहानी बताऊंगा, कहाँ से कहाँ शुरू हुआ है और अब जो है वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तख्ते ताउस का निर्माण होता है। मीर जुमला द्वारा प्राप्त जो है उसके जो हीरा है कोहिनूर हीरा, उसको जड़ित करवाता है उसमें। तो एक तो ये कहानी हुई। और दूसरा जो है दक्षिण में जब दक्कन में औरंगजेब जब वहाँ का सूबेदार था तो उस समय मुर्शीद कुली खां जो कि बहुत अच्छा अर्थशास्त्री हुआ करता था, बहुत अच्छा जो है मुर्शीद कुली खां, इसको अनुभव था दक्षिण का। तो मुर्शीद कुली खां की सहायता से दक्षिण में एक बार पुनः जो है ये आर्थिक व्यवस्था को सुधारता है कौन, औरंगजेब। क्योंकि 2 शासनकाल में रहा है तो दक्षिण भारत की जो कर व्यवस्था है, कर प्रणाली है और जो है टोडरमल द्वारा स्थापित दैसाला पद्धति है, वो सब क्या करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है। तो किसकी सहायता से, मुर्शीद कुली खां की सहायता से। तो याद रखना है, कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि औरंगजेब दक्षिण में किसकी सहायता से जो है कर व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली को सुधारता है, तो किसकी सहायता से, मुर्शीद कुली खां की सहायता से। तो इस तरीके से जो है ये कुछ जो है दक्षिण दक्कन का अभियान हो गया। इसके अलावा इसी के दौरान
जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, मध्य एशिया में कौन कौन से आते हैं? आपका जो है हाँ अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, काबुल वगैरह, ये सब मध्य एशिया में आते हैं। तो कंधार, तो इसके दौरान कंधार जो है पहले तो शाहजहां अपने अंडर में कर लेता है, लेकिन उसके बाद में कई बार असफल होता है और कंधार पूरी तरीके से शाहजहां के समय में ही मुगल सल्तनत से बाहर चला जाता है। तो प्रश्न आता है कि कांधार जो है, कांधार जो कि कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये पूरा भारत उस समय ये था ना पूरा इस तरीके से, तो कांधार जो कि भारत में ही था, कांधार स्वतंत्र हो जाता है किसके समय में? शाहजहां के शासनकाल में। मतलब कई बार उस पर आक्रमण करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है? कांधार भारत से निकल जाता है, मुगल सल्तनत से निकल जाता है। और इसके अलावा कांधार के बाद में बल्ख अभियान करते हैं। बल्ख भी जो है मध्य एशिया में ही है, तो बल्ख अभियान में भी असफलता मिलती है। तो ये दोनों बाहर निकल जाते हैं मुगल सल्तनत से। तो प्रश्न आता है कि कांधार और बल्ख किसके शासनकाल में भारत से या मुगल सल्तनत से बाहर हो गए थे? तो किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। तो इस तरीके से ये कुछ इसके अभियान रहे हैं। इन अभियानों की सहायता से इसने जो है दक्षिण को अभी औरंगजेब की सहायता से काफ़ी जो है बांध कर रखा, दक्षिण भारत को मिला कर रखा भारत में। लेकिन जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, कांधार और बल्ख, वो आज़ाद हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और इसके अलावा जो ये जाना जाता है किस लिए? मुख्य रूप से स्थापत्य कला के क्षेत्र में। किस लिए जाना जाता है? स्थापत्य। स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण। स्थापत्य का मतलब क्या होता है? भवन निर्माण। जो ये जितने भी निर्माण होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला। ये सब किस में आता है? स्थापत्य कला में। तो स्थापत्य के क्षेत्र में जो इसका शाहजहां का काल था वो क्या कहला? स्वर्णकाल। वैसे ओवरऑल बहुत सारे इतिहासकार शाहजहां के काल को स्वर्णकाल कहते हैं। मुगल सल्तनत का, मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? शाहजहां के काल का। लेकिन इसमें भी मतभेद है। तो सिर्फ स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां के काल को क्या कहा गया है? स्वर्णकाल। जिस तरीके से अकबर के समय में प्रशासन और साहित्य के क्षेत्र को स्वर्णकाल कहा गया है, उसी प्रकार जहांगीर के समय में न्याय की और जो है चित्रकला, जहांगीर के समय में चित्रकला को क्या कहा गया है? स्वर्णकाल कहा गया है। इसी तरीके से शाहजहां के काल को क्या कहा गया है? कौन से काल? उसको स्थापत्य कला को, शाहजहां के काल में स्थापत्य को क्या कहा गया है? स्वर्णकाल। इसके समय में चूंकि ये क्या करता है, 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देता है। अपनी राजधानी 1638 ईस्वी में ये आगरा से कहाँ ले जाता है? दिल्ली। 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करता है कौन? शाहजहां। और वहाँ पर दिल्ली में ही, जैसे ये आगरा यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, आगरा है, ये दिल्ली है, इस तरीके से। तो आगरा से दिल्ली कब अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है? 1638 ईस्वी में। और यहाँ पर शाहजहानाबाद एक नगर बसाता है। कौन सा? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद जो आज जो है आपका जो पुरानी दिल्ली है, जहाँ पर लाल किला है, उसी को क्या कहा गया पहले? शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना करता है और वहाँ पर जो है जामा मस्जिद और इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली में ये मुख्य दो स्थापत्य देखने को मिलते हैं, एक जामा मस्जिद और दूसरा लाल किला। और लाल किला में ही दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब निर्मित होते हैं। और इनको निर्मित करने वाले रहते हैं, इनके जो मतलब स्थापत्य कला के जो प्रमुख रहते हैं हमीद और अहमद, हमीद और अहमद। तो प्रश्न कभी कभी क्या आ जाता है कि दिल्ली के लाल किला के वास्तुकार कौन थे? हमीद और अहमद। हमीद और अहमद दिल्ली के लाल किला के क्या थे? वास्तुकार थे, प्रमुख वास्तुकार थे, जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो प्रश्न कभी कभी आता है किस पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो अब ये दोनों जामा मस्जिद के सामने ही है, जामा मस्जिद के सामने ही है लाल किला, ठीक है। उसके ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जामा मस्जिद और उसके सामने ही स्थित है क्या? लाल किला। लाल किला में ही दो प्रमुख भवन हैं, दो प्रमुख हॉल हैं, दीवाने आम और दीवाने खाम। दीवाने आम में जो है आम पब्लिक बैठते हैं, दीवाने आम में आम पब्लिक के साथ राजा जो है उसके सम्मुख आता था, यानी पब्लिक दिल्ली की आकर के बैठती थी और उसके सम्मुख राजा आकर के जो है न्याय करता था। और दीवाने खास में जो सूबेदार हैं, मनसबदार हैं या उसके अधिकारी हैं, वो सब बैठते थे, उनसे राजा क्या करता था? मंत्रणा करता था। तो इस तरीके से दो प्रमुख जो है वास्तु यहाँ दिखाई देते हैं। इसके अलावा आगरा में भी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। आगरा में जो है
जामा मस्जिद का निर्माण इसकी बड़ी पुत्री जो थी जहां आरा, इसने किया था। तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जहां आरा ने। और ये किसकी पुत्री थी? शाहजहां की। तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा, और बहन किसकी थी? औरंगजेब की। प्रश्न आता है, जहां आरा किसकी बहन थी? औरंगजेब। दारा शिकोह इनकी क्या थी? ये बहन थी। तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और इसके अलावा आगरा में ऑलरेडी जो है अकबर ने लाल किला बनवाया था, आगरे के किले को बनवाया था। तो उसमें जो दीवाने खास था, दीवाने खास को मैंने बताया रूपांतरित किया था तोड़वा करके, फिर से संगमरमर का बनवाया था। तो शाहजहां के काल में सबसे पहला जो संगमरमर से निर्मित महल था वो कौन था? दीवाने खास था। दीवाने खास था। और इसके अलावा ताजमहल तो आप जानते ही हो, ताजमहल सबसे नायाब चीज़ है, सबसे प्रमुख स्थापत्य है शाहजहां के समय का, जिसने बनवाया था किसकी याद में? अर्जुमंद बानो बेगम के याद में, जिसको क्या नाम दिया था? मुमताज महल। इसीलिए मुमताज महल के नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ा? ताजमहल। और ये दुनिया के सातों आश्चर्यों में एक है। कौन? ताजमहल। अब ताजमहल में ईरानी, भारतीय, तुरानी इन शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है, ठीक है। और इसी में जो है ईरानी, तुरानी, भारतीय शैली का क्या दिखाई देता है? इसमें मिश्रण दिखाई देता है, क्योंकि ईरान से भी जो है इसके वास्तुकार और मिस्त्री आए थे। और प्रमुख जो वास्तुकार था इसका वो कौन था? जो है ये कहाँ चला गया भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है प्रमुख वास्तुकार था। तो प्रश्न आएगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। वास्तुकार मतलब पूरी व्यवस्था, एक तरीके से कह सकते हो इंजीनियर जो होते हैं वो पहले व्यवस्था बनाते ना, किस तरीके से जो है मॉडल बनेगा ताजमहल का। तो ताजमहल का मॉडल बनाया था किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और जो प्रमुख मिस्त्री था, जो चिनाई उनाई करवा रहा था, उसको बनवा रहा था अपनी देख रेख में, वो कौन था? ईसा खां था। तो ये दो नाम याद रखने हैं, ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। दिल्ली में ही एक गेट है लाहौरी गेट, नाम सुना है? दिल्ली में ही गेट है लाहौरी गेट, तो इसी के नाम पर है, उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम पर ही दिल्ली के लाहौरी गेट का। क्योंकि ये जो लाहौरी था ये काफ़ी बड़ा जो है वास्तुकार था, इंजीनियर था। तो इसने जो है कुछ किताबों में भी मेंशन किया है, लिखा है वास्तुओं के बारे में। तो लाहौरी गेट दिल्ली में इसी के नाम पर है, ठीक। तो ईसा खां और लाहौरी को आपको याद रखना है। ये दो प्रमुख जो है पात्र हैं कहाँ पर जो वास्तु बनाए गए हैं। अब इसको बनने में 22 वर्ष लगे थे, 22 वर्ष लगे थे। 1631 में मर जाती कौन? मुमताज महल। तो 1631-32 से शुरू हो जाता है इसका निर्माण कार्य और 22 वर्ष बाद ये कंप्लीट होता है। लगभग 1653 ईस्वी में ये खत्म होता है। 1653 ईस्वी में 22 साल लगते हैं और लगभग इसमें 30-40 करोड़ का खर्चा आता है उस समय। बहुत अच्छी खासी रकम जो है ताजमहल को बनाने में लगा दिया था। इसीलिए आप देखते हो हैं, अरे वो सब ऐसे ही कुछ नहीं, किसी हाथ किसी का नहीं कटवाया था। हाँ वो तो ऐसे ही कहानी है। हमने तो किताब में कहीं नहीं पढ़ा है। हो सकता है सड़क छाप किताबों में किसी ने लिख दिया हो। हाँ, तो वो सड़क छाप किताबों में मिल जाते हैं इस तरीके से, हाथ नहीं कटवाया था। तो अब भाई 22 साल इसको लगे बनने में और ये बुढ़ा गए होंगे। कौन? जो है आपका लाहौरी और ईसा खां बुढ़े हो गए होंगे। हाँ, उसके बाद कुछ ही साल बाद मर ही जाएंगे। तो दोबारा ताजमहल कैसे बना पाएंगे ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, वो इतिहास में जो है ये कुछ ऐसी जो है किंवदंतियाँ हैं जो लोग कहते हैं। तो 22 वर्ष लगे थे इसको जो है बनाने में और लगभग 30-40 करोड़ का खर्चा आया था। तो आप देखते हैं इसके बाद में औरंगजेब आता है जो पूरी तरीके से जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर था उस समय। भाई बहुत सारा पैसा इसने स्थापत्य में लगा दिया था। स्थापत्य के निर्माण में पैसा लगता है ना, जिस तरीके से जो है मायावती के शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ था। लखनऊ वगैरह में देख लो, बहुत सारी मूर्तियों का, बहुत सारे पार्कों का जो है निर्माण हुआ था। तो स्थापत्य में पैसा काफ़ी लगता है। तो इस तरीके से स्थापत्य में पैसा लगा। इसके बाद में औरंगजेब के बाद ही जो है मुगल सल्तनत का क्या हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा सब खत्म कर दिए थे औरंगजेब के पापा किसमें, स्थापत्य के क्षेत्र में। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है मुगल सल्तनत के पतन का एक कारण था। जब आप मेंस लिखोगे उसमें पूछा जाएगा मुगल सल्तनत के पतन के कारणों में कौन सा जो है कौन कौन से कारण थे, तो एक कारण ये भी लिख सकते हो कि शाहजहां की जो नीति थी स्थापत्य से संबंधित, वो भी कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से मुगल सल्तनत को कमज़ोर करती है। इसलिए जो है औरंगजेब के बाद ही जो है मुगल्स कमज़ोर हो गए और सत्ता मुगल आगे जो है बिल्कुल ही जो है सीमित रह गए और ख़त्म होते चले गए। तो इस तरीके से जो है वो ताजमहल बनवाते हैं और ताजमहल में ही
मुमताज महल की कब्र है और उन्हीं के बगल में किसकी कब्र है? शाहजहाँ की। शाहजहाँ मरता नहीं है, उसके पहले ही उसके जीवन काल में ही शुरू हो जाता है जो है गद्दी प्राप्त करने की जो है संघर्ष। तो सत्ता संघर्ष होता है। सत्ता संघर्ष में ये जो पुत्र हैं दारा, औरंगजेब और शाह शुजा, मुराद नहीं भाग लेता है। दारा, औरंगजेब और शाह शुजा ये तीनों जो है सत्ता संघर्ष में भाग लेते हैं। सबसे ज्येष्ठ पुत्र दारा था। दारा को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता। ज्येष्ठ भी था और काफ़ी योग्य भी था। अगर औरंगजेब की जगह दारा राजा बना होता मुगल सल्तनत का, तो मुगल सल्तनत काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता, क्योंकि दारा बहुत योग्य शासक था और बहुत सहिष्णु शासक था। ये सेकंड अकबर होता, अगर ये जो है राजा बना होता तो कहीं ना कहीं अकबर से भी बहुत अच्छा काम करता दारा शिकोह, क्योंकि पढ़ा लिखा भी था। अकबर उतना पढ़ा लिखा नहीं था, दारा शिकोह को बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। इसने पूरा जो है सारे वेदों का अध्ययन किया था, संस्कृत के सारे जो है जितने भी प्रमुख किताबें थे पाणिनि वगैरह से लिखी, सब कुछ इसने पढ़ लिया था। बहुत ज्ञानी था ये व्यक्ति। और इसका सपोर्ट करती थी जहां आरा, औरंगजेब का सपोर्ट करती थी रोशन आरा, मुराद का सपोर्ट करती थी गौहर आरा। लेकिन मुराद इसमें शामिल नहीं हुआ था जो है शासन सत्ता में। सोचा यही तीन भाई अपना मरे पिटे और जो है सत्ता संघर्ष करें। तो सत्ता संघर्ष के दौरान 5 प्रमुख युद्ध होते हैं। 5 प्रमुख युद्ध होते हैं। पहला युद्ध कौन सा होता है आपका? पांच युद्ध होते हैं। पहला युद्ध जो होता है आपका बहादुरगढ़ का। हाँ, पहला युद्ध होता है बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ का युद्ध होता है 1657 में, 58 में, सॉरी 1658 में बहादुरगढ़ का। अब इस बहादुरगढ़ के युद्ध में किसके किसके बीच होता है? दारा शिकोह और शुजा के बीच। दारा शिकोह और शुजा के। तो दारा शिकोह शुजा को बहादुरगढ़ के युद्ध में क्या करता है? हरा देता है। तो पहला संघर्ष ये हो गया। दूसरा संघर्ष बहादुरगढ़ के बाद में होता है आपका कौन सा है बताना? धर्मट का युद्ध। कौन सा है? धर्मट। ये पीडीएफ में लिखा हुआ है धर्मट का युद्ध, ठीक है। ये भी 1658 में ही है। 2-3 महीने बाद ही 1658 में ही धर्मट का युद्ध होता है। धर्मट के युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है। ये युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। तीसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ आपको ध्यान रखना है, ये आगरा के पास में। सामूगढ़ कहाँ है? आगरा के पास में। धौलपुर की तरफ जाओगे तो वहीं कहीं आसपास पड़ता था सामूगढ़। हाँ, तो ये युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। ये युद्ध भी जो है होता है आपका 1658 में। ये युद्ध भी होता है 2 महीने के अंतर पे होता है। और चौथा युद्ध होता है आपका खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खजुआ का युद्ध। ये होता है 1659 में। ये होता है 1659 में। और ये होता है आपका औरंगजेब और शुजा के बीच। औरंगजेब और शुजा के। औरंगजेब ने शुजा को इसमें हरा दिया। और लास्ट जो फाइनल युद्ध होता है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध। ये भी होता है 1659 में। 1659 में। तो ये ये अजमेर के पास में है। तो इस तरीके इसमें जो है दारा शिकोह मारा जाता है। दारा शिकोह हार जाता है किससे? औरंगजेब से। और दारा शिकोह की हत्या कर देता है औरंगजेब। तो ये 5 आपको युद्ध बारी बारी से याद रखना है। कौन? बहादुरगढ़, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ युद्ध और देवराई। ये सीरियल से पूछ लेता है, इधर उधर बिखरा कर दे देगा, फिर कहेगा कौन सा युद्ध पहले हुआ था। जो सत्ता संघर्ष का युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, वो 5 हुए थे और किस क्रम में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न यहाँ से भी आता है, कौन से मुगल शासक के मरने के बाद में जो है, मरने नहीं उसके जीवित रहते ही कौन सा युद्ध शुरू हो जाता है? उत्तराधिकार का युद्ध। तो कौन सा शासक था? शाहजहां। अभी शाहजहां मरा नहीं है। शाहजहां जो है अभी जीवित है। ये 1666 में मरेगा। कब मरेगा? 1666 में। अब जो औरंगजेब है शासक बन जाता है। औरंगजेब 1659 ईस्वी में जो है सत्ता प्राप्त कर लेता है। और कहाँ की? मुगल सल्तनत की। और दिल्ली में अपना ताजपोशी करता है। और इसके बाद में अपने पिता को, शाहजहां को, ताजमहल के बगल में जो लाल किला है आगरा का, उसमें क्या बना देता है? बंदी बना देता है, कारावास में डाल देता है। और कहता है अब यहीं से बैठ करके अपने ताजमहल को डेली निहारा करो। और एक दूरबीन और दे देता है कि बैठ करके दूरबीन से झरोखा से झांका करो।
अपनी प्यारी पत्नी की याद में जो बनवाया ताजमहल है उसको रोज़ देखा करो। बहुत यातना देता है जेल में बेचारा जो है शाहजहाँ, यातना सहते सहते 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये कहानी हम देखते आते हैं, हर पुत्र अपने पिता को बंदी बनाता है या फिर उसकी हत्या करवाता है। तो ये बंदी बनवाया क्योंकि सीख किस रहे हैं, अपने ही बाप से तो सीखते आ रहे हैं, अपने बाप दादा से ही सीखते आ रहे हैं। तो औरंगजेब इतना कट्टर था कि उसने बाप को जो है बंधक बना दिया, और वहाँ पर अगर अकबर को चावल पसंद है तो सिर्फ चावल ही खिलाता था और कुछ नहीं, लो चावल खाओ। अगर कह रहा है कि मैं रोटी चाहिए तो सिर्फ रोटी ही, नमक रोटी, मतलब इतना यातना दिया था, बहुत ज़्यादा यातना दिया था। तो 1666 ईस्वी में, और इसकी जो पुत्री थी जहांआरा, यही बेचारी काम आती है, लास्ट में अपने पिता की सेवा करती है। किसी को जाने नहीं देता वैसे औरंगजेब जो है अपने पिताजी के पास में, मतलब सिर्फ जहांआरा के कहने पर कि पिताजी हमारे पिता हैं, तो वो ऐसे कैसे मर सकते हैं, तो उनकी सेवा करती है मरते दम तक। 1666 ईस्वी तक जहांआरा उसकी सेवा करती है अपने पिता की। और उसकी मृत्यु पर औरंगजेब जो है कंधा भी नहीं देता है, अपने पिता को सैनिकों के माध्यम से भेज देता है और कहता है इन्हीं की प्यारी पत्नी के बगल में दफना दो, और वहीं ताजमहल में ही दफना दिया जाता है। अब आप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि देखो कितना, मतलब ताजमहल जो है वास्तु के क्षेत्र में कितना, उसको सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता है कि ताजमहल एक जो है बहुत ही भव्य जो है महल है, उसको प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है। और हमने प्रेम की निशानी बता दी है कि हर साल जो है बच्चे पैदा करने वाली मुमताज महल 14 बच्चों को जन्म देती है, तो अगाध प्रेम रहा होगा, तभी इतने जो है बच्चे पैदा हुए हैं। तो इस तरीके से, और देखो उसके मरने का कारण भी यही था, बहुत कम उम्र में मर गई थी मुमताज महल। क्यों? क्योंकि देखो माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो काफ़ी जो है वीकनेस और काफ़ी जो है कमजोरी आ जाती है, और उसकी रिकवरी 2 साल तक में हो पाती है। क्योंकि बच्चा जो फीड करता है माँ के ही शरीर से तो फीड करता है, तो बहुत सारे जो है खनिज और बहुत सारे विटामिन सब बच्चा माँ का खा लेता है पेट में रहते हुए। तो और यहाँ पर साल भर में जो है बच्चे हो रहे थे, तो वो कमज़ोर होती जा रही थी, और 1631 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये कहानी थी। और इसके अलावा कुछ इससे संबंधित कुछ और प्रमुख तथ्य हैं। जैसे इसके समय में 1630 से लेकर 1632 तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, दक्षिण भारत में अकाल आया था। तो प्रश्न आता है कि किस मुगल राजा के समय में दक्कन में अकाल पड़ा था? तो शाहजहाँ के समय में। यहाँ से आपको ध्यान रखना तथ्य जो है, शाहजहाँ के कार्यकाल में 1630 से लेकर 1632 तक जो है दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा था। और इसके अलावा इसके दरबार में जो है एक संगीतक था लाल खां नाम का, ये भी एक पात्र है, लाल खां संगीतक था। और एक गुरु थे मथुरा के कविंद्राचार्य, इनके कहने पर जो है ये तीर्थ यात्रा कर हटाया था। कहाँ से? बनारस से और इलाहाबाद से, क्योंकि तीर्थ यात्रा कर फिर से लगा दिया गया था ना। अकबर ने तो ख़त्म कर दिया था, जहांगीर ने पुनः लगा दिया था जजिया वगैरह ये सब, लेकिन जजिया तो इसने लगाया था फिर से आकर के, औरंगजेब लगाता है, जो कि अकबर ख़त्म कर देता है। और कविंद्राचार्य के कहने पर जो है, जो गुरु कविंद्राचार्य थे, इनके कहने पर बनारस और इलाहाबाद से क्या हटा लेता है? तीर्थ यात्रा कर हटा लेता है। और इसके अलावा कलीम जो था राजकवि था, इसके समय का, शाहजहाँ के समय का राजकवि कौन था? कलीम था। ठीक है, तो इस तरीके से शाहजहाँ से संबंधित ये कुछ जो है प्रमुख तथ्य थे। अब इसके अलावा जो है अब औरंगजेब रह गया। औरंगजेब को हम लोग पढ़ेंगे। औरंगजेब के बाद में मतलब बारी से आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, और इसके अलावा स्थापत्य, सबके पूरे स्थापत्य को एक बार पुनः अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से मुगल सल्तनत जो है, मध्यकालीन भारत में मुगल सल्तनत खत्म हो जाएगा। लेकिन जो छिटपुट राज हैं, जैसे कि हम लोग जिस तरीके से अहमदनगर का अध्ययन किए थे ना, उसी तरीके से और भी राज्य हैं छिटपुट, उनका विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन कर लिए थे ना, तो और भी जो राज्य हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद मुगल ये मध्यकालीन भारत